हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के कई वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका डिस्काउंट से है। बोला गया है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी जो है ना वो इसका 400 रुपये है। आगे बोला है कि वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 में खरीदा। देखिए 400 रुपया का सामान खरीदा है 160 रुपये में, तो निश्चित रूप से इसको डिस्काउंट मिला होगा। बोला है अगर दूसरा छूट जो है ना, कुल मिला के 2 छूट इसको मिला है, तो दूसरा छूट अगर 20% है तो पहला छूट ज्ञात करिए कि कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहला छूट जो है ना वो आपका x% का इसको मिला है। कितने प्रतिशत का मिला है? x% का। अब निकालिए आप x% छूट के बाद किसी भी वस्तु का कीमत क्या होगा? उसके मूल कीमत के 100 माइनस x/100 के बराबर, इतना प्रतिशत के बराबर। जैसे 20% छूट के बाद किसी भी वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 यानी कि 80% के बराबर। तो 80% का मतलब 80/100 के बराबर। 30% छूट के बाद किसी भी वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? 100 माइनस 30 यानी 70% के बराबर। 70% के बराबर यानी इसको हम लिख सकते हैं 70/100 के बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम पहला छूट कितना मान लिए? x रुपये मान लिए। तो वस्तु का एमआरपी क्या है? 400 रुपये है। पहला छूट इस पे x% का, तो x% छूट के बाद वस्तु का कीमत 100 माइनस x/100 के बराबर होगा। 100 माइनस x/100 के बराबर पहली छूट के बाद वस्तु का कीमत। अब इस पे फिर से एक छूट दिया गया है। दूसरा छूट कितना परसेंट है? 20% है। तो 100 माइनस 20 80% के बराबर। दूसरा छूट के बाद इस वस्तु का कीमत इसके मूल कीमत के 80% के बराबर हो जाएगा। जबकि इन दोनों डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत कितना हो जाता है आपका? देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है 160 रुपये हो जाता है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत कितना? 160 रुपये। किसी भी वस्तु पे आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, इसका यह मतलब है कि उस वस्तु के कीमत के 90% के बराबर आपको अभी भी पे करना पड़ेगा। 10% ही छूट मिला है ना, तो 90% तो आपको पे करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 100% का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो 100 माइनस x/100% तो पे करना पड़ेगा। 20% का छूट मिलेगा तो 100 माइनस 20/100 है ना। 100 माइनस 20 यानी 80%, 80% यानी 80/100 तो पे करना पड़ेगा। तो 400 रुपये के वस्तु का कीमत इस दोनों डिस्काउंट के बाद इतना हो जाएगा, जबकि दे रखा है 160। अब इसे हमें केवल सोल्व करना है। देख लीजिए 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, और काटेंगे इसको तो 20 चौके 80 हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे मत काटिए, ऊपर से सीधे ऊपर वाला को काट लीजिए। 80 दूना 160 यह हो जाएगा आपका। आगे देखिए 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो यह आपका 25 हो जाएगा। 25 चौके 100। ऊपर में देख लीजिए क्या बचा है आपका? 100 माइनस x। तो 100 माइनस x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 25 दूना 50। तो 100 माइनस x का वैल्यू आपका 50 हो गया। 50 इधर आके 100 में से माइनस होगा तो 50 बचेगा, और माइनस x है बराबर को उस तरफ ले जाइए तो x हो जाएगा। x क्या माने थे? x हम लोग माने थे कि पहला छूट कितने परसेंट का होगा, तो पहला छूट आपका 50% का हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका एवरेज से है। बोला गया है 68 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि इस व्यक्ति को हटाकर उसके जगह पे दूसरा व्यक्ति लाया गया। 68 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह से निकाला गया, तो आप लिखिए माइनस 68 किलोग्राम। ठीक है, इस मेथड का आपको उपयोग करना है। यह आपका एक ट्रिक है जिसको ध्यान से आप समझिएगा। 68 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह से निकल गया और उसके जगह जब दूसरा व्यक्ति लाया गया तो इससे क्या हुआ है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि, तो औसत में वृद्धि का मतलब होता है प्रत्येक के वजन में वृद्धि। तो 1.5 किलोग्राम का वृद्धि हुआ है औसत में कुल कितने व्यक्ति के? 10 व्यक्ति के। तो 10 से गुना करेंगे तो कुल वृद्धि पता चल जाएगा। 10 गुने 15 150, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव डालिए, यानी कुल वृद्धि 15 किलोग्राम का होगा। तो 68 किलोग्राम के स्थान पर 68 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकल गया, इसके स्थान पर जब दूसरा व्यक्ति आया तो पूरे समूह का वजन ना 15 किलोग्राम आपका बढ़ गया। ठीक है, औसत में वृद्धि हुआ है आपका 1.5।
तो औसत में वृद्धि का मतलब है कि कुल में कितना का वृद्धि, तो 1.5 किलोग्राम का वृद्धि हुआ है 10 व्यक्तियों के औसत वजन में, यानी कुल वजन में वृद्धि 1.5 गुने 10। औसत का मतलब होता है पर बॉडी। कुल निकालना होगा तो फिर हम लोग नंबर ऑफ डाटा से गुना करते हैं। गौर से देख लीजिएगा, जो व्यक्ति निकला है उसको माइनस से डिनोट किए हैं, समूह का जो वजन बढ़ा है उसको प्लस से डिनोट किए हैं। और यहाँ मेथड यह है कि यह जो चिन्ह है ना, यह अगर 2 रंग चिन्ह होगा, ठीक है, 2 रंग चिन्ह यानी कि माइनस प्लस या प्लस माइनस 2 रंग चिन्ह होगा, तो इन वैल्यूज को आपको जोड़ लेना है। तो 68 और 15 कितना हो जाएगा, 83, यानी जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना किलोग्राम हो जाएगा, 83 किलोग्राम हो जाएगा। जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति का वजन 83 किलोग्राम होगा। आप सिंपल भी आप सोच सकते हो कि 83 किलोग्राम का व्यक्ति अगर आएगा तभी तो 68 किलोग्राम का व्यक्ति निकलेगा, फिर भी समूह का कुल वजन 15 किलोग्राम बढ़ेगा, है ना। 68 किलोग्राम का व्यक्ति निकला है, इसके बावजूद जो दूसरा व्यक्ति आएगा वह 68 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा होगा, तभी तो समूह का औसत वजन 15 बढ़ेगा। तो यही वजह है कि इस दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट यह यूज करना है कि जो व्यक्ति जाएगा उसको माइनस से डिनोट करिएगा, समूह का जो वजन बढ़ेगा उसको प्लस से डिनोट करिएगा। चिन्ह 2 रंग रहेगा तो वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिएगा, और 1 रंग रहेगा तो इसको आपको घटा लेना है। इससे आने वाले व्यक्ति का वजन आपका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला है एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:7 का अनुपात। पुरुष और महिला यानी कि मैन और वुमेन का जो रेशियो है ना, वो आपका क्या है, 4:7 है। अब आगे देखो क्या बोल रखा है, बोला है पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे। कितने लोग उपस्थित थे, हम यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग उपस्थित थे, बस संभावना हम लोग बता सकते हैं कि कितने लोग उपस्थित होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मैन और वुमेन मिला के कुल संख्या कितना हो रहा है यहाँ पे अनुपात में, 4 और 7 11। मैन और वुमेन का कुल संख्या अनुपात में कितना बन रहा है, 11 हो रहा है। तो 11 से जो कटेगा पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों का संख्या वही हो सकता है। तो 11 से कौन कटेगा, 66 कटेगा, यानी उस पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों का संख्या आपका कितना हो सकता है, कितने होने की पॉसिबिलिटी है, 66 होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पार्टी में उपस्थित कुल व्यक्ति का संख्या तो मैन प्लस वुमेन, मैन और वुमेन मिला के 11 से जो कटेगा वही हमारा आंसर हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति का संख्या कभी भी आपका पॉइंट में तो नहीं आएगा, 11 से कटने वाला 64 नहीं है। अगर हम पार्टी में कुल व्यक्तियों की संख्या 64 मानते हैं तो उस केस में मैन और वुमेन का संख्या पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में कभी भी व्यक्ति का संख्या संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि ए ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 4 माह के बाद बी भी शामिल हुआ। बी का पूंजी नहीं दे रखा है, यही तो पूछा है। वर्ष के अंत में यानी व्यापार पूरा का पूरा 1 वर्ष चला है, 1 वर्ष यानी कि 12 महीने तक चला है। तो ए और बी के द्वारा लाभ का अनुपात 9:4 है। 1 साल के बाद ए और बी के लाभ में 9:4 का अनुपात है। तो बी ने कितने रुपए लगाए थे, यह आपको बताना है। देखिए पार्टनरशिप का यह क्वेश्चन है, और जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है ना और 2 पार्टनर का संख्या होता है तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, CA गुने TA, ठीक है, बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। जब भी पार्टनर का संख्या 2 होता है ना तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। यह फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, CA का मतलब कैपिटल ऑफ A गुना टाइम ऑफ A की पूंजी गुने A का समय बट्टा कैपिटल ऑफ B, C फॉर कैपिटल, T फॉर टाइम, P फॉर प्रॉफिट। A की पूंजी गुने A का समय बट्टा B की पूंजी गुने B का समय बराबर A का लाभ बट्टा B का लाभ। इसी फॉर्मूला को यूज आपको करना है जब पार्टनर का संख्या आपका 2 हो। अब इस फॉर्मूला के ऊपर डाटा को आप पुट करिए। CA यानी कि A की पूंजी कितना है, 30,000। पहला पार्टनर जो भी होगा उसकी पूंजी को आपको ऊपर लिखना है। ए की पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा रहा, तो ए इस व्यापार में शुरू से लेकर के अंत तक है, यानी ए का पूंजी इस व्यापार में 12 महीना। बी 4 माह बाद शामिल हुआ है तो बी का पूंजी हम मान लेते हैं x, क्योंकि बी का पूंजी तो पूछा ही है। और 4 माह बाद शामिल हुआ है तो 12 महीने के व्यापार में 4 महीना बाद जो शामिल होगा उसका पूंजी तो व्यापार में मात्र 8 महीने तक लगेगा। तो ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। तो उसके लाभ में 9:4 का अनुपात है, यानी ए का लाभ 9 और बी का लाभ कितना, 4। ठीक है, दोनों के लाभ का अनुपात दे रखा है, मीन्स कि दोनों का लाभ आपका दे रखा है। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा आपका 9 और बी का लाभ 4, चूंकि बोल रखा है कि और बी के लाभ में 9:4 का अनुपात है। अब आप इसको काटिए, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 3 से काटिएगा 3 एकम 3,
बाकी जो जीरो है उसको रहने दीजिए। 10,000 गुने 2 यानी इधर क्या बचेगा आपका 20,000 बचेगा, बराबर x का इधर वाले के साथ गुना होगा, इधर कुछ नहीं है तो सीधे x हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 20,000 आ गया। x का वैल्यू 20,000 आया। x क्या माने थे, x हम लोग माने थे कि b की पूंजी कितनी है, तो b का पूंजी जो है वो इस व्यापार में कुल मिला के 20,000। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जब भी पार्टनर का संख्या 2 हो तो CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB, इसका यूज आप कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपये है। कुल मासिक आय जो है ना वह आपका 7500 रुपये है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, वे क्रमशः अपने आय का 90% और 80% खर्च करते हैं। यानी पहला व्यक्ति अपने आय का 90% खर्च कर लेता है और दूसरा व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। उनकी मासिक बचत में 3:4 का अनुपात, देखो उनके बचत का अनुपात है 3:4, यानी पहला व्यक्ति 3 बचाता है तो दूसरा व्यक्ति 4 बचाता है। तो उनका मासिक आय क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति का मासिक आय x रुपये और दूसरे व्यक्ति का मासिक आय हम मान लेते हैं y रुपये, बट्टा क्योंकि अभी हम आपको समझाते हैं। पहला व्यक्ति का मासिक आय x, दूसरा का मासिक आय y मान लिए। पहला व्यक्ति अपने आय का 90% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा, 90% तो यह खर्च ही कर लेता है, यानी पहले अपने आय का 10% बचाता होगा। दूसरा व्यक्ति का आय हम y मान लिए हैं और दूसरा अपने आय का 80% खर्च करता है, यानी दूसरा अपने आय का 20% बचाता होगा। यही तो होगा, पहला व्यक्ति का आय x, दूसरा का आय y। पहला अपने आय का 90% खर्च करता है मतलब इतना बचाता होगा, और दूसरा अपने आय का 80% खर्च करता है यानी इतना बचाता होगा। तो पहला का बचत बट्टा दूसरा का बचत है ना, पहला का बचत बट्टा दूसरा का बचत का वैल्यू क्या दे रखा है 3:4, यानी कि 3/4। दोनों के बचत का अनुपात दे रखा है, यानी कि पहला का बचत बट्टा दूसरे के बचत का वैल्यू, अनुपात का मतलब तो बट्टा ही होता है। तो दोनों के बचत का अनुपात दे रखा था, इस वजह से हम लोग दोनों का बचत का अनुपात यहाँ पे निकाले और बराबर हम लोग इसको कर दिए। अब सोल्व आप इसको करिए। देखिए प्रतिशत यहाँ भी है यहाँ भी कटेगा, 10 से काटेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। नीचे से नीचे वाला काटिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x बट्टा वाई इधर बचा है तो x बट्टा वाई को हम x:y लिख सकते हैं, बराबर इधर 3/2 है तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं। x क्या माने थे पहला का आय, y क्या माने थे दूसरा का आय, तो दोनों के आय का अनुपात पता लग गया है। अब इस क्वेश्चन में बोला था ना कि उनका कुल मासिक आय 7500, दोनों मिलकर 7500 कमाता है, तो दोनों के आय का अनुपात यहाँ 3:2 है। कुल आय देखो कितना है 5, 3 और 2 5, 5 को 7500 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा इसमें 1500 से। तो अगर 1500 से गुना कर देते हैं तो दोनों का कुल आय आपका 7500 हो जाएगा। 7500 तो हमें करना ही पड़ेगा दोनों का कुल आय, क्योंकि दोनों का कुल आय दे रखा है 7500। अभी 5 है, 5 को 7500 करने के लिए 15 से गुना, जब 15 से गुना करिएगा तो पहला का आय 15 या 4500 हो जाएगा और दूसरा का आय 15 दूना 30 यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया था कि दोनों के आय उनकी मासिक आय क्रमशः क्या होगा, तो 4500 और 3000 विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प डी हमारा जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है 2 प्रकार के साधारण नमक जिनका दर 7 रुपये 20 पैसे और 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम है। 2 प्रकार का नमक है। देखिए पहला का भाव 7 रुपये 20 पैसे और दूसरा का भाव 4 रुपये 40 पैसे, यानी दोनों का क्रयमूल्य दे रखा है। इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसे 6 रुपये 30 पैसे के दर से बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। देखो यहाँ पे पहला प्रकार का क्रयमूल्य दिया है, दूसरा का क्रयमूल्य दिया है और मिश्रण का भी क्रयमूल्य दे दिया है। तो मिश्रण का भी क्रयमूल्य दे दिया है तो मिश्रण का भी आप क्रयमूल्य निकालिए। विक्रयमूल्य दे रखा है, इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग क्रयमूल्य निकालेंगे, क्योंकि तीनों एक फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग एलिगेशन लगा पाएंगे। क्रयमूल्य तो तीनों का तीनों क्रयमूल्य होना चाहिए, विक्रयमूल्य तो तीनों का तीनों विक्रयमूल्य होना चाहिए। तो 2 तो क्रयमूल्य है लेकिन यह विक्रयमूल्य है। अच्छा विक्रयमूल्य दिया है तो इसके लिए पर्याप्त डाटा दे रखा है जिससे आप क्रयमूल्य निकाल सकते हैं। इतना के भाव से बेचने पर 16.2/3% का लाभ हुआ, तो क्रयमूल्य क्या होगा। अब क्रयमूल्य देखिए हम लोग निकालते हैं। 16.2/3% का मान 16 × 48 2 50/3, प्लस बोला जाए पूर्णांक बोला जाए एक ही बात है 50/3। पूर्णांक तोड़ेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करिए, सोल्व करिएगा क्या होगा 50 दूना 100 यानी 1/6, इसका वैल्यू 1/6 आया। लाभ हुआ है ना 16.2/3 का वैल्यू कितना आया 1/6, और लाभ हुआ है तो होल वैल्यू आप जोड़ के निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा जोड़ के, तो 6 और 1 7, 7/6
यह आपका होल वैल्यू हो गया। 7/6 क्या हो गया, होल वैल्यू हो गया। अब इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करना है, तो विक्रयमूल दे रखा है ना 6.3, विक्रयमूल में अगर आप होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, 7/6 है तो 6/7 से गुना करिए, उल्टा गुना करते हैं तो इससे क्या निकल जाता है आपका, इससे निकल जाता है क्रयमूल निकल जाता है। तो क्रयमूल आपका निकल जाएगा, 7 से काटिए, 7 9 63, 0.9 आएगा, 0.9 में 6 से गुना करिएगा, 9 छक्के 54 यानी कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। तो 5.4 आपका क्या हो गया है, 5.4 आपका क्रयमूल हो गया है मिश्रण का। मिश्रण का विक्रयमूल दे रखा था और प्रतिशत लाभ दे रखा था, तो विक्रयमूल और प्रतिशत लाभ की मदद से हम लोग क्रयमूल निकालिए मिश्रण का। अब एलिगेशन लगाइए, जब भी एलिगेशन से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस बनाते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन 5:9 होगा, ठीक है, गलत ऑप्शन छप गया है। अब पहले बिंदु पर पहले प्रकार के नमक का कीमत डालिए, तो 7 रुपये 20 पैसे है तो 7.2, दशमलव के बाद 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। दूसरा का कीमत 4.40 है तो हम 4.4 लिखिए, और मिश्रण का जो कीमत है उसको यहाँ पे रखिए। मिश्रण का कीमत कितना निकाले हैं आप, 5.4 निकाले हैं। अब एलिगेशन मेथड से जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्रॉस में घटा के लिखते हैं, तो 44 में से 54 माइनस करेंगे 10, एक अंक के बाद दशमलव तो 1.0, अनुपात 72 में से 54 माइनस करेंगे 18, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव डालिए, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, कटने वाला है तो काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 9 18, यानी कि मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 5:9 के अनुपात में। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ था, हमने ऑप्शन को सुधारा है। तो 5:9 के अनुपात में अगर इस दोनों प्रकार के नमक को मिलाया जाए और फिर 6.3 के दर से बेचा जाए, ठीक है, तब 6.3 के भाव से अगर बेचा जाएगा तो वही भाव आपका मिलेगा जो अलग अलग भाव से वस्तु को बेचने पे मिलेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है P एक काम का 1/3 भाग 12 दिन में, 1/3 भाग 12 दिन में करेगा। इसका मतलब देखिए क्या है, 1/3 भाग, इतना भाग काम P फिनिश करता है 12 दिन में, यानी 3 काम में से एक काम 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में, 12 या 36 दिन में। सीधे आपको लिख लेना है फिनिश बराबर इक्वल, जितना भाग काम फिनिश होता है बराबर जितना दिन में, इससे कुल काम को करने में लगा समय निकल जाएगा। बोला जाए कोई व्यक्ति आधा काम करता है 10 दिन में, तो आधा बराबर 10 लिखिए, एक का जो वैल्यू आएगा वह इस बात को दर्शाएगा कि वह व्यक्ति पूरा काम कितना दिन में करेगा। 1/2 बराबर 10, तो 1 बराबर 20, यानी पूरा काम 20 दिन में करेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबका। देखिए P एक काम का 1/3 12 दिन में, तो पूरा काम P कितने दिन में करेगा, 12 या 36 दिन में। P पूरा काम कर सकता है 36 दिन में। आगे चलिए, Q 1/4 भाग काम 10 दिन में, यानी Q पूरा काम कितना दिन में करेगा, Q पूरा काम करेगा 1/4 बराबर 10, यानी कि 40 दिन में। उसी तरह से बोला है R आधा भाग काम 19 दिन में, तो R आधा काम 19 में, यानी पूरा काम R कितने दिन में करेगा, 38 दिन में। S उस काम का 1/5 भाग 8 दिन में, S उस काम का 1/5 भाग, देखो 1/5 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम 8 पंचे 40 दिन में, तो S पूरा काम करेगा 40 दिन में। सबका डे निकल गया। ठीक है, P पूरा काम कितना दिन में, 36 दिन में। ठीक है, Q पूरा काम 40 दिन में, उसी तरीके से R 38 दिन में और S 40 दिन में। बोला है सबसे तेज कौन है, कौन तेज है, इसमें तेज कौन होगा, इसको समय कम लगेगा। तो सबसे कम समय किसको लगा है, P को, 36 दिन, यानी सबसे तेज यहाँ पे कौन है, P है। जिसको सबसे कम समय लगेगा वही तो सबसे फास्ट होगा, जो सबसे फास्ट होगा उसी को समय कम लगता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा P। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला है 2 पाइप एक टैंक को 15 घंटे और 12 घंटे में भरता है और तीसरा 4 घंटे में खाली करता है। चलिए देखते हैं। पहला जो है ना वह पूरे टैंक को भरेगा 15 घंटे में, और दूसरा जो है वह पूरे टैंक को भरता है आपका 12 घंटे में। ठीक है, और तीसरा जो है वह भरी हुई टैंक को खाली कर देता है, या आपका खाली कर देता है कितने समय में, 4 घंटे में। खाली करने वाला इसको आप माइनस से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, अब टंकी का क्षमता निकालिए। निकालिए क्या होगा, 15, 12 और 4 का एलसीएम 60, टंकी का क्षमता 60, 15 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 4 लीटर। ठीक है, चलिए 12 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 5, 4 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 15 लीटर खाली करेगा। ठीक है, यह दोनों भरने वाला और तीसरा क्या है आपका, खाली करने वाला। पहला दोनों भरने वाला और तीसरा जो है ना, तीसरा जो है आपका वह क्या है, तीसरा जो है वह आपका खाली करने वाला, यह आपका खाली करने वाला है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, यदि सभी को 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए,
देखिए पहला को कितना बजे खोला गया है 8 बजे, दूसरा को 9 बजे और तीसरा को 11 बजे। तो बोला है कि टैंक कितने बजे खाली होगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला जो है उसको 8 बजे खोला गया है। तो अब हम यह देखेंगे कि टंकी में पानी कितना आ जाएगा। तो पहला 8 बजे से चलेगा 9 बजे तक अकेले, तो टंकी में कितना लीटर पानी भरेगा, 4 लीटर पानी भरेगा। यानी 8 से 9 पहला 1 घंटा में टंकी में 4 लीटर पानी होगा। अब 9 से लेकर के 11 तक में कौन चलेगा, पहला और दूसरा चलेगा, क्योंकि 8 बजे पहला को खोला गया, 9 बजे दूसरा को। तो पहला को बंद तो नहीं किया गया है ना, तो पहला 1 घंटा अकेले है ना, 8 से 9 बजे तक में केवल पहला चलेगा अकेले, तो 4 लीटर भरेगा। अब 9 से 11 तक में पहला और दूसरा दोनों चलेगा, तो 4 और 5 9, 1 घंटा में कितना भरेगा 9, 2 घंटा अकेले चला है तो 9 और 18 कितना लीटर भर देगा 18 लीटर, यानी कि 22 लीटर 11 बजे तक में टंकी में पानी हो जाएगा। ठीक है, पुनः देख लीजिए, पहला को 8 बजे खोला गया, दूसरा को 9 बजे खोला गया, तीसरा को 11 बजे। तो 8 से 9 तक में पहला 1 घंटा केवल पहला चला होगा ना, तो 4 लीटर भरेगा। अब 9 से 11 है ना, अगला 2 घंटा कौन चला होगा, ए और बी दोनों, पहला दोनों चला होगा, क्योंकि पहला को तो बंद नहीं किया गया होगा। तो यह दोनों मिलकर 9 लीटर भरेगा। 1 घंटा में 2 घंटा चला है तो 18 लीटर, यानी 11 बजे तक में कुल मिला के टंकी में 22 लीटर पानी हो जाएगा। अब बोला है कि टैंक को खाली होने में कितना समय। अब 11 बजे से तीनों चलेगा, क्योंकि तीसरा को भी खोल दिया गया। तो अब प्रत्येक घंटा में देखिए 5 भरेगा, 4 5 9 लीटर भरेगा और 15 खाली, यानी प्रत्येक घंटा में ना 9 भरेगा और 15 खाली, यानी 6 लीटर खाली। तो प्रत्येक घंटा में 6 लीटर खाली, तो 22 लीटर खाली होने में कितना समय लग जाएगा, 22/6 घंटे का समय लग जाएगा। काटिए, 11 कितना घंटा, 11/3 घंटा का समय लग जाएगा। तो 11/3 को कन्वर्ट करिए पूर्णांक में, तो 3.1/3 घंटा का समय लगेगा। इसका मतलब 3 घंटा, और 1/3 में 60 से गुना करिए, 1/3 घंटा भिन्न के रूप में है ना। इसको मिनट में बदलिए तो 60 से गुना करिएगा, 20 तिया 60, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 3 तिया 9, यह तो आपका 2 हो जाएगा ना। तो 2/3 को कन्वर्ट करिए आप मिनट के रूप में, तो 2/3 गुने 60 या 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी 3 घंटा और 40 मिनट। तो 3 घंटा और 40 मिनट में टंकी जो है ना वह पूरी तरह से खाली होगा। कब, 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट, तो 11 और 3 2, यानी 2:40 में टंकी जो है ना वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 2:40 में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा अगर इस तरीके से चलेगा तो। चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।